डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में अनिवार्य हिंदी लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए हम उनके पहले प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण के दूसरे खंड कविताएं और व्याकरण से 10वीं इकाई इंसान की भूल नामक कविता इस व्याख्यान में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस इकाई का लेखन डॉक्टर दिनेश भाई किशोरी जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। मित्रों, इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होना है। इसके आगे हम इंसान की भूल कविता का पाठ करेंगे और अर्थ समझेंगे, साथ ही इसी कविता की व्याख्या और विश्लेषण को भी समझेंगे। पहला जो उद्देश्य हमारा हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय, वो हम इस व्याख्यान में पूरा करेंगे। बाकी जो दो इंसान की भूल कविता का पाठ और अर्थ और व्याख्या विश्लेषण, ये हम अपने अगले व्याख्यान में पूर्ण करेंगे। तो आइए मित्रों, हम हरिवंश राय बच्चन जी से परिचित होते हैं। 27 नवंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। उस समय छायावाद का दौर था। छायावादी कविताएं प्रमुखता से हिंदी काव्य जगत में स्थान पा रही थी। और इसके बाद जब वो बड़े हुए, माने 1907 में उनका जन्म हुआ और लगभग 20 वर्ष की अवस्था 1927 या 30 या जैसा कहें कि 29 में लगभग उनकी पहली रचना आई। तो उस समय माने वो छायावाद का दौर धीरे धीरे अब सिमट रहा था, तब बच्चन जी का रचना कर्म शुरू हुआ। तो वो छायावादोत्तर काल के कवि माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जो स्वर था वो स्वानुभूति पर आधारित था। उन्होंने स्वानुभूति को महत्वपूर्ण समझा और उसको ही अभिव्यक्ति दी। उनका मानना था कि कविता की जो शक्ति आती है, वो कवि जब अपने अनुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति करता है तो उसमें ही कविता की शक्ति निहित होती है। तो उन्होंने व्यक्तिपरक काव्यधारा का मार्ग अपनाया, या व्यक्तिपरक काव्यधारा के वो कवि थे, प्रमुख कवियों में से गिने जाते हैं। साथ ही उनके जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो चूँकि मधु से संबंधित हैं, खास करके मधुशाला, जो बच्चन कहने से ही जो पहला नाम उनकी काव्य कृति का आता है वो मधुशाला है। मधुशाला को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध हुए कवि। तो उसके बाद उन्होंने मधुबाला और मधुकलश भी लिखा। तो इसको देखते हुए एक प्रवृत्ति मानी गई, जब आलोचना शास्त्रियों ने इसे हालावाद का नाम दिया। तो हालावाद माने मस्ती का कवि। बाद में हालावाद शब्द पर कुछ आपत्तियां हुई तो इसको मस्ती के कवि के नाम दिया। तो बच्चन इस हालावाद कहिए या मस्ती के कवि का कहिए, ये अग्रगण्य पहला नाम है। मूर्धन्य रचनाकार वो हालावाद प्रवृत्ति के या मस्ती के काव्य के माने जाते हैं। उसके अलावा भी और है, लेकिन उनके जितना बड़ा कोई दूसरा नहीं बन पाया। वस्तुतः मैं मानती हूँ कि बच्चन को ठीक है समझने के दृष्टि से या आलोचना की मजबूरियों के तहत उनको किसी प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा जाए, हालावाद के अंतर्गत रखा जाए या प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाए, वो ठीक है। लेकिन मैं मानती हूँ कि बच्चन जी का जो व्यक्तित्व है या उनका जो रचना कर्म है वो इससे कहीं अधिक व्यापक है। विपुल विषयों पर उन्होंने लिखा है और सचमुच जब उन्होंने कहा कि वो स्वानुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति कविता में करना चाहते हैं या
उन्होंने की है तो ये बिल्कुल सत्य है। उन्होंने स्वानुभूत सत्यों को व्यापक सत्य बना करके, जो उन्होंने खुद अनुभव किया है, लेकिन वो अनुभव संसार का अनुभव हो सकता है, इस प्रकार से अपने अनुभूत सत्य को सर्वव्यापी बना करके उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। और काफ़ी आम आदमी से जुड़ी हुई एक व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष से जुड़ी हुई उनकी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। उनका जन्म स्थान इलाहाबाद है, उनका मुख्य कर्म स्थान भी वहीं था। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े और उसके बाद वहीं अंग्रेज़ी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। अंग्रेज़ी के प्राध्यापक रहते हुए कक्षा में उन्होंने कभी भी हिंदी की कोई बात नहीं की, लेकिन अपने कर्तव्य से अलग, अपने विश्वविद्यालय से निकलकर वो पूर्णतया हिंदी के कवि होते थे और एक के बाद एक अच्छी रचनाएं दी। बाद में वो इंग्लिश में पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से और यीट्स के काव्य पर पीएचडी प्राप्त की। उनके काफ़ी सुदीर्घकालीन उनका जीवन रहा। 18 जनवरी 2003 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उसके कुछ समय पहले तक वो रचना कर्म में लगे रहे थे, कुछ लिखते रहे, पढ़ते रहे। काफ़ी विस्तृत उनका रचना कर्म है। थोड़ा सा उनकी कृतित्व का हम परिचय यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख कविता संग्रह, जैसा मैंने कहा कि मधु से संबंधित है। मधुशाला सबसे अधिक प्रसिद्ध है, फिर मधुबाला और मधुकलश उन्होंने लिखा। ये शुरुआती दौर की उनकी रचनाएं हैं। इसके पहले उन्होंने जो पहला जो वस्तुतः उनका प्रकाशित हुआ था वो उमर खय्याम की रुबाइयाँ थीं, जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया था और वो प्रकाशित हुआ था। लेकिन उसको उनकी रचना, चूँकि वो अनुदित है और बिल्कुल आरंभिक है, इसलिए उनकी रचनाओं में उनका उतनी परिगणन नहीं होता है। इसके बाद उनका जो पहला काव्य संग्रह आया वो तेरा हार नाम से आया। लेकिन जो उनको वास्तविक प्रसिद्धि मिली वो मधुशाला से ही मिली। उनका अगला ये काव्य संग्रह था तेरा हार के बाद। मेरे ख्याल में ये उनका 1935 में ये रचना उनकी आई थी, मधुशाला। यहीं पर आपको ये बता दूं कि बच्चन उस दौर के कवि थे जब कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते थे और कविताएं सुनी जाती थी। आज इसकी परंपरा लगभग ख़त्म हो चुकी है। नहीं, एकदम से ख़त्म हो गई ऐसा नहीं है, अभी भी कवि सम्मेलन होते हैं और लोग जो पसंद करते हैं वो जाया करते हैं। लेकिन आप छात्रों के लिए शायद ये उतना परिचित चीज़ न हो। अब तो जो नाट्य है या इस तरह से कवि सम्मेलन जो हुआ करते थे लगभग ख़त्म हो गए हैं। इस डिजिटल युग में सब कुछ स्क्रीन पर आ गया है। अब जब दोस्ती ही स्क्रीन पर आ गई है तो बाकी चीज़ें तो आ ही गई हैं। तो लेकिन ये बच्चन जी के समय, माने 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था या पूर्वार्ध का भी जो अंतिम हिस्सा था, 1930-35 का जो समय था, स्वतंत्रता के पहले और बाद तक भी, तो उस समय कवि सम्मेलनों का दौर होता था और बच्चन बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि सम्मेलन के कवि थे। मतलब कोई भी अच्छा कवि सम्मेलन हो और उसमें बच्चन यदि ना हो तो उसके अच्छा मानने पर ही एक प्रश्न चिन्ह हो जाता था। तो जितने भी प्रमुख कवि सम्मेलन होते थे कहीं पर भी, तो बच्चन को अवश्य आमंत्रित किया जाता था और बच्चन की कविताएं श्रोतागण बहुत रस लेकर बहुत आनंद से सुनते थे। और सबकी हर कवि सम्मेलन में श्रोताओं की जो सबसे बड़ी मांग हुआ करती थी वो मधुशाला की हुआ करती थी। तो मधुशाला को लेकर के लोगों ने ये समझा कि मधुशाला वो माने
कुछ शराब की पैरवी है या शराब के लिए, लेकिन आप अगर इसका आरंभिक पहला छंद ही सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वस्तुतः यहाँ इसका मधुशाला का अर्थ शराब खाना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही व्यापक अर्थ में उन्होंने इसको लिया है, आध्यात्मिक अर्थ में एक तरह से लिया है। आरंभिक पंक्ति मैं आपको बताती हूँ। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मित्रों, स्पष्ट है इसमें कि ये ईश्वर तक पहुंचने की बात की जा रही है। जो मदिरालय है वो वस्तुतः ईश्वर का धाम है, अमृतपूर्ण धाम है। किस पथ से जाऊं, किस आस्था का अनुसरण करूं, किस धर्म का अनुसरण करूं, व्यक्ति में ऐसा संशय हो सकता है। तो कवि कहता है कि मेरा कहना है, कवि का कहना है कि आप एक पंथ पकड़िए, कोई भी किसी भी आस्था, किसी भी धर्म, किसी भी विचार को आप लेकर के चलें, और अगर उस पर निरंतर चलते रहेंगे तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप विश्वास से, धैर्य से और पूर्ण समर्पण से उस पंथ को आप अपनाएंगे तो आप ईश्वर तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। हर धर्म अंततः उन तक पहुंचता है। तो बहुत ही सुंदर संदेश। इसी तरह से पूरी कविता अगर मधुशाला आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें हर एक चीज़ एक प्रतीक के रूप में आई है, एक आध्यात्मिक प्रतीक है। तो ये लेकिन इसने बच्चन को निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्धि दिलाई और लोकप्रिय बना दिया। आज तक बच्चन लोकप्रिय कवियों में मूर्धन्य गिने जाते हैं और इनकी कविताएं बहुत चाव से अभी भी लोग पढ़ते और सुनाते हैं। उनके और काव्य संग्रह थोड़े हम देख लें तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, ये सब कुछ, ये सारे उनके जो काव्य संग्रह आए, उनकी जो स्वयं की मनोदशा थी उसको अभिव्यक्त करते हुए से आए। आकुल अंतर उन्होंने तब लिखा था जब उनकी पहली पत्नी श्यामा का निधन हो गया था और बहुत ही व्यथित थे वो। तो उस मनोदशा में उन्होंने जो कविताएं लिखी वो आकुल अंतर में प्रकाशित है। इसके बाद सतरंगिनी, मिलन यामिनी उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इसी में दो रचनाएं और हैं मैंने रखी हैं। सूत की माला जो कि गांधी जी के ऊपर विशेष रूप से केंद्रित है, और एक और उनकी रचना है पंत के साथ, खादी के फूल। वो भी गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक श्रद्धांजलि स्वरूप में लिखी थी। पंत और बच्चन दोनों ने मिल करके आरंभिक कुछ कविताएं पंत की हैं और बाद की सारी कविताएं बच्चन की हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह, काव्य संग्रह है बुद्ध और नाचघर। इसमें बच्चन ने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये भी एक तरह से आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता का दिखावा करने वालों का अंतर करती हुई सी इसमें कविताएं हैं। बहुत ही बढ़िया संग्रह, उनके वैचारिकता को अभिव्यक्त करने वाला ये संग्रह है। और जो बच्चन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्धि है, उनकी व्यक्तित्व की एक खास बात है, या उनके रचना कर्म में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो उनके आत्मकथा है। तो 4 भागों में उनकी आत्मकथा है। क्या भूलूं कि याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भाग में उनकी आत्मकथा है और बहुत ही सुलझी हुई, बेबाकी से लिखी हुई और विस्तृत आत्मकथा ये है। मेरे ख्याल में हिंदी की आत्मकथाओं में ये
अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं तो श्रेष्ठतम में से एक है, निश्चित रूप से है। यद्यपि मैंने बहुत आत्मकथाएं नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जितनी भी पढ़ी हैं और कुछ का अंश पढ़ा है, तो जो भी दिखाई पड़ता है उसमें मुझे निजी रूप से ये आत्मकथा बहुत ही लुभाती है, या उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें बहुत कुछ है इन आत्मकथा में, सीधे आपके मन से जुड़ता है, और बहुत बार आप अपने जीवन का हल, अपनी जीवन की समस्याओं का, प्रश्नों का उत्तर इसमें आप पा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये आत्मकथा बन पड़ी है उनके रचना कर्म की में। इसके अलावा उन्होंने और भी विपुल लेखन किया है, कहानियाँ भी लिखी हैं, बच्चों के लिए भी लिखा है, कुछ आलोचनात्मक और वैचारिक निबंध इत्यादि भी लिखे हैं। तो वो उन सब की सूची यहाँ पर देना संभव नहीं है। यहाँ पर और जो मैं बताने जा रही हूँ वो शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद उन्होंने किया। उसमें से सभी का नहीं, शेक्सपियर के विपुल नाटक हैं जिनमें से 4 ट्रेजेडी है, बाकी सारे कॉमेडी हैं। 4 मुख्य ट्रेजेडी है। तो ये 4 मुख्य ट्रेजेडी का अनुवाद उन्होंने किया है। शेक्सपियर माने ये किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और चौथा दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये मैकबेथ। तो इन 4 त्रासदियों का अनुवाद उन्होंने किया है। शेक्सपियर के और भी ट्रेजेडी है, लेकिन ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन 4 का अनुवाद किया है। और हैमलेट का अनुवाद जो है वो अमिताभ बच्चन जी, जो उनके सुपुत्र हैं, वो जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये खेला गया था, और उसमें स्वयं अमिताभ ने हैमलेट की भूमिका की थी। तो ये और काफ़ी महत्वपूर्ण गद्य पद्यानुवाद है ये। तो इसमें बहुत ही ये रोचक, सभी बहुत अच्छे अनुवाद बन पड़े हैं। ये हैमलेट खास करके, उसमें एक गीत है, सैनिकों का गीत है, जो कि बच्चों की कविता के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। बहुत ही रोचक गीत है, बहुत सुंदर अनुवाद किया गया है। एक बड़ा राजा था जिसने एक सिलाया पाजामा, कपड़े और सिलाई दोनों के ऊपर खर्चा नामा, मगर चढ़ाया जब तब पाया मोहरी उसकी तंग बनी, गुस्से में आदर्जी से बोला 7 गधों का तू मामा, अब पाजामा चढ़े न उतरे खूब हुई खींचातानी, इतने में आ गई कहीं से राजा की बूढ़ी नानी, आंख गड़ाकर उसने देखा शीश हिलाकर वो बोली, अब कोई तरकीब नहीं है टांग पड़ेगी कटवानी। तो आप ये कविता मैंने आपको सुनाई एक बानगी देने के लिए बच्चन की रचना कर्म की या बच्चन की भाषा की, कि बेहद सहज तरीके से सरल शब्दों का उपयोग करते हुए रवानगी के साथ वो लिखते हैं। ये हैमलेट नामक जो उनका अनुवाद है शेक्सपियर के नाटक का, ट्रेजेडी का, उसमें सैनिक युद्ध करके वापस आए हैं और आपस में मनोरंजन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और उसमें ये गीत गाते हैं वो। तो ये कितना सहज रूप से, सरल रूप से उन्होंने एक सैनिकों के वाणी को अभिव्यक्ति दी है। और निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा है, शेक्सपियर ने वाणी दी है और उन्होंने सटीक शब्दों में इसका अनुवाद किया है। तो ये यहाँ पर हम मैंने इसकी रचनाओं की बात पूरी करते हैं। इस तरह से मैंने जो बच्चन है, बच्चन का रचना कर्म है वो विपुल है, काफ़ी तरह का है। आप उनकी कविताओं में एक तरह का स्वर पाएंगे, मैंने उसमें एक तरह की ताजगी भी है और एक जुड़ाव दिखाई पड़ता है उनका, और वो इसलिए कि वो आत्माभिव्यक्ति को प्रमुखता देते हैं। और उसके जो उनके नाटक हैं या उनकी जो गद्य रचनाएं हैं उसमें दूसरे तरह की रवानगी बिल्कुल दिखाई पड़ती है।
उनकी जो आत्मकथा है वो बिल्कुल बिना किसी अध्याय में बांटे एक सिलसिलेवार ढंग से चली जाती है। उसमें फ्लैशबैक भी आते हैं, आगे पीछे की भी बातें होती हैं, लेकिन उस रवानगी कहीं टूटने नहीं पाती। ऐसा लगता है कि वो स्वयं सामने बैठ कर के हमें अपने जीवन की कथा सुना रहे हों। तो इतनी इस प्रकार के उनकी भाषा में रवानगी है। बच्चन को काफ़ी पुरस्कार भी मिले, जिसमें से प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर मैंने दिया। उनको 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनके काव्य संग्रह दो चट्टानें के लिए। फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ 1968 में, और इसी वर्ष उनको अफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बिरला फाउंडेशन ने आत्मकथा के लिए उनको सरस्वती सम्मान दिया है, और उनकी पूरे कर्म को देखते हुए, रचना कर्म को देखते हुए, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1976 में उनको पद्म भूषण प्रदान किया था। तो ये प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हैं बच्चन जी के। बच्चन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का एक संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पे प्राप्त किया। आपको और भी अगर उत्सुकता हो तो थोड़ा आप स्वयं जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको कहीं से उनकी आत्मकथा का पहला भाग कम से कम मिल जाए, यदि क्या भूलूं क्या याद करूं, तो आप उसको लीजिए। और थोड़ा सा अगर आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो आरंभिक कुछ पृष्ठ ही पढ़िए, तो आपको बच्चन जी का वास्तविक परिचय अच्छी तरह से मिल जाएगा। मित्रों, आज का व्याख्यान हम यहीं तक रखते हैं। अगले व्याख्यान में हम उनकी कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इंसान की भूल, उसका पाठ करेंगे, अर्थ करेंगे, व्याख्या और विश्लेषण जानेंगे। और तब तक आप अपना जो आपकी स्वाध्याय सामग्री आपको प्राप्त हुई है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। कोई आपको अगर समस्या आती है, कहीं पर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए baou.ba.hindi@gmail.com पर। आप अपने ईमेल में अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र आपका कौन सा है और उसका कोड क्या है, और किस कोर्स में आप पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड है, वो आप लिख करके अपने प्रश्न के साथ हमें भेजिए। हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे और आपकी समस्या का हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज का व्याख्यान यहाँ तक। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।